अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात रेडिएशन की कर रहे थे। जब हम रेडिएशन की बात कर रहे थे तो उस वक्त हमने देखा था कि रेडिएशन में एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, एमिसिव पावर क्या होता है, लॉज क्या होते हैं रेडिएशन के। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि एक बार जल्दी से इन सब चीजों को रिकॉल कर ले। उसके पहले देख लेते हैं टुडेज डेट इज 29th ऑफ जैन। ये चैप्टर हमारा काफी लंबा गया है, 14 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं अभी तक ऑलरेडी, ठीक है, बट स्टिल इट डिजर्व्स दैट। ठीक है, सोनिया सिंह स्क्रीन नहीं शो कर रहा है। बच्चों लेट मी चेक, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? आई थिंक मेरी स्क्रीन क्लियर है। या इट्स फाइन सोनिया, आई थिंक पीपल आर सेइंग यस। ओके बच्चों, चलो डन हो गया। तो बच्चों भाई जल्दी से लास्ट क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया था मैं आपको 3 से 4 मिनट लूंगा और रिकॉल करा दूंगा। अगर गौर से देखो तो यही मैंने पढ़ाया था। बच्चों याद करो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर क्या होता है। मैंने बात बताया था आपको, एमिसिव पावर को जनरली हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ई बेसिकली क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर? अब इसमें भी सबसे ज्यादा जो होता है एमिसिव पावर किसी टेम्परेचर पे, वो होता है ब्लैक बॉडी का। तो हमने क्या किया कि ब्लैक बॉडी के साथ सोचा कि एक काम करते हैं, एमिसिव पावर को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहीं से एक टर्म आया एमिसिविटी, जिसका हमें बहुत यूज आने वाला है एमिसिविटी का। क्लियर है? एमिसिविटी बेसिकली था किसी भी मटेरियल का ई पर यूनिट एमिसिविटी ऑफ एनी ब्लैक बॉडी। क्लियर है? अब इसके बाद आता है एब्जॉर्बिंग पावर। एब्जॉर्बिंग पावर अगेन क्या था? मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था। ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था। ठीक है, फिर मैंने कुछ लॉज दिए, बताए थे आपको। तो लॉ में सबसे पहला लॉ था वो था प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज का पॉइंट क्या था? प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ने कहा कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है, तो उस बॉडी पे एक साथ दो प्रोसेस होगा। उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब भी होगा और उससे हीट एमिट भी होगा। दोनों काम, हीट एब्जॉर्ब भी और हीट एमिट भी, यानी एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने बोला ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है और मान लीजिए ये रेट ऑफ एमिशन है। अगर मान लीजिए कि मेरा क्यूए जो हो गया एब्जॉर्प्शन वाला, वो एमिशन के इक्वल हो गया, यानी जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही एमिट हो रहा है, तब कहेंगे कि भाई थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन टेम्परेचर मेरा क्या है इस केस में? कांस्टेंट है। लेकिन मान लीजिए अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है एमिशन से, इसका मतलब टेम्परेचर इसका बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। और अगर एब्जॉर्प्शन कम है एमिशन से, तो इस केस में हम कह सकते हैं टेम्परेचर शुड फॉल। यही लॉजिक है प्रीवोस्ट थ्योरी का। प्रीवोस्ट ने इतना कहा कि दोनों एक साथ होगा। किरचॉफ ने क्या कहा? किरचॉफ का लॉ बहुत क्लियर था। किरचॉफ लॉ ने कहा कि किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर मस्ट रिमेन कांस्टेंट किसी वक्त पे। ये तो बड़ी बात हो गई, ई बाई ए कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। यानी कोई बॉडी अच्छा एमिटर है तो अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। एग्जांपल ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी बेस्ट एमिटर है तो बेस्ट एब्जॉर्बर भी है। क्लियर है? लास्ट में आता है कि एक ब्लैक बॉडी कैसे एमिट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करता है, वो हर पॉसिबल वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, हर पॉसिबल, किसी वेवलेंथ का ज्यादा करता है, किसी वेवलेंथ का कम करता है। मैंने इसके लिए पहला वाला ग्राफ जो आपको दिख रहा है वो बताया था, हर वेवलेंथ पे इसकी एनर्जी होती है। अब मैंने बोला कि मान लीजिए ये तो किसी सर्टेन टेम्परेचर पे है। अगर मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर को राइज कर दिया, बढ़ा दिया, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? तो हमने देखा कि जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो ग्राफ जो होता है वो हल्का बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है। यानी जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम मिल रहा था, वो वेवलेंथ थोड़ा सा क्या हो जाता है? पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो यहीं से लैम्डा एम, जहां पे मैक्सिमम एनर्जी मुझे मिलती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और यहीं से एक फॉर्मूला आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसपे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था, लैम्डा एम इक्वल्स टू बी बाई टी। तो बच्चों आई होप मैंने पूरा का पूरा रिकॉल करा दिया है।
ठीक है, आसान ने बोला था किरचॉफ लॉ में फ्रॉनहोफर लाइन टर्म यूज किया है, वो क्या है? देखो फ्रॉनहोफर लाइन यहाँ पे अगर यूज किया गया है तो अगेन ये फ्रॉनहोफर लाइन समझना है आपको, तो आपको एमिशन बाय ब्लैक बॉडी ही समझना पड़ेगा आस्था। और एमिशन बाय ब्लैक बॉडी में ही आपको आता है कि डिफरेंट वेवलेंथ के लाइंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर याद होगा आस्था, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रा पढ़ा था क्या? याद करो बताओ, स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ा था क्या? स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर याद करोगे तो वहां भी क्या था कि कुछ सर्टेन वेवलेंथ के एनर्जी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसके भी उस तरह के लाइंस को हम लोग कहते हैं कि फ्रॉनहोफर लाइन, और भी कई नाम है लाइंस के। हाँ, आपने एक नाम लिया जिसके बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन जिसको कहते थे, बिल्कुल सही। तो हमें उतना इसको डिटेल में नहीं जानना था। खैर बच्चों, मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बताने वाला हूं, वो है स्टीफेंस लॉ। ये एक्चुअली क्वेश्चन का बड़ा सोर्स बनेगा, ठीक है, और मैं कह सकता हूं आपको कि सेकंड लार्जेस्ट क्वेश्चन का सोर्स बनेगा इस टॉपिक से, वो है स्टीफेंस लॉ। बड़ा आसान टॉपिक है, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। बच्चों मान लीजिए कि मेरे पास ना एक एक बॉडी है, दिख रहा है, एक बॉडी दिख रहा है, ठीक है, एक बॉडी दिख रहा है जिसका जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ ए। मैं पहले लिख देता हूं, ए इज द एरिया। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टी है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, टी नॉट है। मैं लिख देता हूं टी इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मैं कुछ टर्म्स लिख दे रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। और टी नॉट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। क्लियर है बच्चों? और मैंने ये E इक्वल्स लिख दिया एमिसिविटी, ई लिख दिया एमिसिविटी। ई अपना क्या है, एमिसिविटी है, जो हमको मैंने बताया था कि हर मेटेरियल का अपना अपना ई होता है, बोले तो एमिसिविटी होता है। क्लियर है? अब ई एमिसिविटी होता है, तो अब मैं एक काम करता हूं, स्टीफेंस लॉ क्या कहता है। स्टीफेंस लॉ को समझना अपने लिए बहुत जरूरी है, क्या स्टीफेंस लॉ क्या कहता है। स्टीफेंस लॉ बेसिकली कहता है, स्टीफेंस लॉ कहता है कि रेट ऑफ heat transfer, rate of heat transfer is directly proportional to सबसे पहले एरिया। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा। ये तो बड़ी बात नहीं है। घर में कोई चीज ठंडा करना होता है तो क्या उसको बड़े बर्तन में नहीं डालते हैं हम लोग? बोलो बच्चों, क्या हमारा सिंगल अप्रोच नहीं होता है कि हम उसको बड़े बर्तन में डाल दें? बड़े बर्तन में डालते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाता है, तो वो जल्दी ठंडा जल्दी होता है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? क्या क्या मेरी आप इस बात से अग्री करते हैं कि ठंडा करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग बड़ा बर्तन यूज करते हैं? ठीक है, अब अगर आगे मैं देखूं, तो अगेन आगे देखूं तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिसिविटी। भाई एमिसिविटी तो किसी मटेरियल का नेचर बताता है, तो एमिसिविटी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉट ए बिग डील। क्लियर है? तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो गया, एमिसिविटी हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 पे भी डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो अब क्या आप कह सकते हैं क्या कि हमारा dq बाई dt जो है, यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है हमारा किसी सरफेस से, बॉडी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एमिसिविटी एंड टी टू द पावर 4। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैंने बोला dq बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ई इंटू टी टू द पावर 4। यहीं पे आपका एक कांस्टेंट आ जाता है
dq by dt is equal to sigma a e t to the power 4. very important formula. ठीक है, और ये स्टीफेंस लॉ के बाद लिखिएगा इट स्टेट्स दैट लिखिएगा, इट स्टेट्स दैट। चलिए जल्दी, ठीक है विवेक, टी टू द पावर 4 एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है, इसका हम शॉर्टकट बाद में बनाएंगे। मैंने बोला कि रेट, किसी बॉडी से जो हीट ट्रांसफर का रेट है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एरिया, एमिसिविटी और टेम्परेचर का पावर 4। टेम्परेचर याद रखिएगा केल्विन में होना चाहिए किसी हालत में, तो 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। dq by dt इक्वल्स टू a e t to the power 4, तो एक कांस्टेंट लाओगे, ये कांस्टेंट क्या है, सिग्मा। याद रखिएगा बच्चों, ये कांस्टेंट जो है वो क्या है, सिग्मा। इस सिग्मा को हम लोग स्टीफेंस कांस्टेंट भी कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर जेईई मेंस का नीट का उठा लो, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी रहेगी। क्लियर है, स्टीफेंस कांस्टेंट। ठीक है, इफ आई रिमेंबर राइट, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट। वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। क्लियर है बच्चों, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। किसी भी बॉडी से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बेसिकली हमारा 3 चीजों पर डिपेंड करेगा, एरिया, एमिसिविटी और टेम्परेचर टू द पावर 4। जल्दी लिख लें इसको, फिर मैं आगे बात करूंगा, अभी हमने बस बेसिक बताया है कि एक बॉडी से हीट ट्रांसफर कैसे होगा रेडिएशन के थ्रू। स्टीफेंस लॉ ने बताया कि रेडिएशन किस तरीके से होगा। क्लियर है, अब रेडिएशन के 2 पार्ट हैं, एक है एमिशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। हम इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ईशा यूनिट रिपीट कर दो। ईशा यूनिट क्या, dq by dt का यूनिट क्या होना चाहिए। अगर यूनिट का खेल है तो यूनिट तो देखो, ये इसका यूनिट वॉट होना चाहिए dq by dt का। बाई एरिया आएगा, एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, टी टू दी पावर 4 है तो केल्विन टू दी पावर 4 हो जाएगा। और मैं ये ध्यान दिला दूं, ये 5.67 है, 5.67 है, 5.67 है। लिखो जल्दी से एक बार इसको। यानी एक बॉडी से हीट का रेडिएशन जो होगा वो कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा, जैसे एरिया, एमिसिविटी और टेम्परेचर टू दी पावर 4। अब यहां पे बच्चों हम बात करते हैं कि एमिशन, 2 चीजें हैं यहां पे। एक है हमारे लिए एमिशन, क्योंकि आप भी जानते हो रेडिएशन के 2 पार्ट हैं, एक एमिशन है और एक एब्जॉर्प्शन है। तो एमिशन ऑफ हीट, एमिशन ऑफ हीट, ठीक है। अगर एमिशन ऑफ हीट की बात मैं करूं तो रेट ऑफ एमिशन लिख लेंगे हम लोग। अगर मैं रेट ऑफ एमिशन की बात करूं तो dq बाई dt, अगर इसको एमिशन लगा दें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एरिया, एमिसिविटी और टी टू दी पावर 4। अब बोलोगे कोई नया चीज क्या है इसमें, सर इसमें कोई नया चीज नहीं है, जो बताया वही लिख दिया मैंने अभी तो एमिशन ऑफ हीट डिपेंड करेगा उस बॉडी के टेम्परेचर पे। याद रखिएगा, एमिशन डिपेंड करता है कि आखिर बॉडी का क्या टेम्परेचर है। यहीं पे मैं थोड़ा ऐड करूं अगर बच्चों,
तो यहीं पे आता है अपना एक और टर्म, वो है एब्जॉर्प्शन। वहीं पे आता है एक एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट क्या होता है तो देख लेते हैं। dq a by dt is equal to सिग्मा a e t नॉट टू दी पावर 4। बच्चों याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, क्योंकि सराउंडिंग हीट दे रहा है मुझे। तो याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंड करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, और एमिशन डिपेंड करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे। एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे। इज दिस क्लियर बच्चों? जल्दी नोट कर लो। इसके बाद हेडिंग डालो रेट ऑफ हीट लॉस। इसके बाद हेडिंग डालो रेट ऑफ हीट लॉस। राहुल ने बोला कि सर dq बाई dt को h लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुरंत अभी इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अब आपके पास किसी भी बॉडी में दो काम हो रहे हैं, एक एमिशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। बहुत सिंपल चीज है ये। एमिशन का फॉर्मूला में क्या होता है, टेम्परेचर बॉडी का लेंगे, सराउंडिंग के में क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे हम लोग, सराउंडिंग का टेम्परेचर लेंगे। बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, जितना बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा एमिशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों? यानी एक बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी अभी तक कि इस बॉडी में दो चीजें हो रही हैं। एक बॉडी में एमिशन हो रहा है साथ साथ, और एक बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है साथ साथ। दो प्रोसेस बॉडी में एक साथ हो रहे हैं। तो सबके मन में सवाल आता है कि नेट हीट का चेंज कितना है, नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितना हो रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो नेट रेट ऑफ हीट लॉस का मतलब कि एमिशन माइनस एब्जॉर्प्शन। अगर मेरे से कोई पूछे कि रेट ऑफ हीट लॉस कितना होगा, रेट ऑफ हीट लॉस कितना होगा, रेट ऑफ हीट लॉस बड़ा क्लियर है मेरे पास। रेट ऑफ हीट लॉस को मैं लिखूंगा रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन, एमिशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बड़ा सिंपल सा बात है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एमिशन बाय रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या बन गया, रेट ऑफ एमिशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या हम नहीं कह सकते हैं क्या कि रेट ऑफ एमिशन कितना था, सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4 माइनस सिग्मा ए ई टी नॉट टू दी पावर 4। तो क्या बच्चों बड़े आराम से हम लोग नहीं लिख सकते हैं नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी dq बाई dt, नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, नेट रेट ऑफ हीट लॉस यानी dq बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा ए ई कॉमा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। इज दिस क्लियर? That's it. That's our final formula. That's our final formula. That's our final formula. You can say this is our final formula. ये हमारा नेट रेट ऑफ हीट लॉस है। और आप समझ भी सकते हो दो काम हो रहा है, टी टू दी पावर 4 वाला क्या दे रहा है, एमिशन, और टी नॉट टू दी पावर 4 वाला क्या दे रहा है, एब्जॉर्प्शन। फॉर्मूला में कोई खास कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। चलिए बच्चों जल्दी से
जल्दी लिख लो इसको। विवेक ने एड्रेस किया, विवेक अनम्यूट कर रहा हूं, बोलो विवेक। सर रेट ऑफ यहाँ पे लिखा है स्टेफेंस लॉ, मतलब कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dq by dt इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ठीक, फिर इमिशन ऑफ हीट का भी फॉर्मूला वही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं दिखा? यहाँ पे टी टू दी पावर 4, यहाँ पे भी वही है, और इमिशन ऑफ हीट में भी आर यू टी टू दी श्योर पावर टेम्परेचर का 4। डिफरेंस नहीं दिखा विवेक? दोनों फॉर्मूले को देखो एक बार जल्दी से, मुझे बताओ टेम्परेचर क्या क्या है दोनों का। मैं 10 बार इस पॉइंट को बोला हूं बीच में, लेकिन तुम ध्यान शायद नहीं दिया। मुझे बताओ एमिशन ऑफ हीट में कौन सा टेम्परेचर लिया है? इमिशन ऑफ ये सराउंडिंग का। एमिशन में सराउंडिंग का टेम्परेचर लिया है, आर यू श्योर? नो सर, तो सर कंफ्यूजन है, मतलब फिर से एक बार कंफ्यूजन बता नहीं है, तुम दीजिए। ध्यान ही नहीं दे रहे हो भाई। एमिशन में मैं बार बार बोल रहा हूं कि एमिशन में बॉडी का टेम्परेचर लेंगे, और एब्जॉर्प्शन में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लेंगे। ठीक है। तो बहुत देर से रिपीट कर रहा हूं ये बात, सेम बात, क्योंकि मुझे पता है एक ही पॉइंट है यहाँ समझने के लिए। फॉर्मूला देखो एक बार जल्दी से, क्या है? ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 लिखो कॉपी में। टी क्या है? टेम्परेचर का पावर 4, मतलब इसका टी क्या है? टी कैपिटल टी क्या है? बॉडी का टेम्परेचर। एमिशन में क्या हो गया? बॉडी का टेम्परेचर हो गया। एब्जॉर्प्शन में क्या है? टी नॉट है क्या? टी नॉट क्या लिखा है कॉपी में देखो? टी नॉट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो किस पे डिपेंड किया है? एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे डिपेंड किया क्या? हाँ, समझ में आया? चलो हो गया। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ कूलिंग पे, यानी रेट ऑफ, देखो बच्चों अभी तक हमने क्या बात किया कि एक बॉडी में टेम्परेचर हीट का फॉल होगा, हीट डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ हीट लॉस हमने बता दिया, ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। और बड़ा क्लियर कंडीशन है कि यह मेरा बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, तभी हीट का लॉस होगा। ऑब्वियस बात है, कोई बॉडी गर्म होगी तभी ठंडा होगा। तो इतना तो क्लियर है कि ये कंडीशन क्या है, जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो हीट का लॉस होगा। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ कूलिंग पे। बच्चों जब हीट किसी का कम होगा तो साथ साथ उसके अंदर टेम्परेचर का भी कमी आएगा, क्योंकि आपका एमिशन ज्यादा है और एब्जॉर्प्शन क्या है? कम है। देखो प्रीवोस्ट की थ्योरी याद करो, प्रीवोस्ट ने यही तो कहा था कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ होगा। मैंने भी तो यही किया यहाँ पे, खाली मैंने बता दिया कितना होगा। मैंने यहां भी कह रहा हूं कि एमिशन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक बात? तो उस केस में एमिशन ज्यादा हो रहा है, मतलब टेम्परेचर गिरना चाहिए, पर कितना? रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसको बच्चों रेट ऑफ कूलिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेट ऑफ कूलिंग से सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बच्चों। तो देखते हैं, मैंने बोला कि dq, देखो याद रखना कि dq इक्वल्स टू, आप पहले से पढ़ चुके हो, होता है मास m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू मान लो चेंज इन टेम्परेचर। ये तो पढ़ चुके हो ना, ms डेल्टा t, याद करो। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर दूं dq के जगह पे, तो क्या बन जाएगा? m s dt बाई t dt इज इक्वल टू सिग्मा a e t टू दी पावर 4 माइनस t नॉट टू दी पावर 4। और यहीं से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है dt बाई टी, यानी टेम्परेचर किस रेट से फॉल करेगा, इसी को कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। इसी को कहते हैं बच्चों रेट ऑफ कूलिंग। और ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ए ई बाई एम एस टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4।
यही है बच्चों मेरा रेट ऑफ कूलिंग। ध्यान से लिखिएगा, इस फॉर्मूले का यूज कम आएगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, इसका यूज हमारा अगला टॉपिक पढ़ने में ज्यादा आएगा। ध्यान रखिएगा मैं बार बार क्या कह रहा हूं। इस टॉपिक का यूज, रेट ऑफ कूलिंग का यूज हमें डेरिवेशन, अपना जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसके डेरिवेशन में ज्यादा काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में कम काम आएगा। तो ये है रेट ऑफ कूलिंग। दो फॉर्मूले मैं याद रखने को कह रहा हूं, एक होता है रेट ऑफ हीट लॉस और दूसरा बोल रहा हूं रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, dt बाई dt, जल्दी लिख ले इसको एक बार। आदर्श मैं रिपीट कर देता हूं। आदर्श मैंने बोला कि हीट का लॉस हो रहा है, हीट का लॉस होने का मतलब कि टेम्परेचर का फॉल भी होना होता है। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर को हम लोग रेट ऑफ कूलिंग भी कहते हैं। किसी बॉडी का, किसी बॉडी को अगर आप ठंडा करना चाहते हो तो किस रेट से टेम्परेचर फॉल कर रहा है ये भी हमें जानना चाहिए। तो रेट ऑफ कूलिंग है। तो मैंने क्या किया कि मैंने dq इक्वल्स टू, मैंने क्या किया dq इक्वल्स लिखा ms dt। बड़ा सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है ना, हीट ट्रांसफर क्या होता है, ms डेल्टा थीटा होता था। अब लिख दिया मैंने dq की जगह पुट कर दिया ms dt पुट कर दिया। तो ये ms क्या है, मास, और s क्या है, स्पेसिफिक हीट है। m बोले तो मास और s बोले तो स्पेसिफिक हीट है। तो मैंने ms को डिवाइड कर दिया ले जाकर के, तो dt बाई dt बचा, यानी रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसी को कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। बोलिए क्लियर है क्या आदर्श? मैं आपको फॉर्मूला के नाम पे कह रहा हूं, रेट ऑफ रेडिएशन। देखो रेडिएशन का रेट क्या होता है, ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। नेट रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है, ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। और तीसरा क्या होता है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तो ए सिग्मा बाई एम एस टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4। तीन चीजें आपके दिमाग में अगर हो तो कोई क्वेश्चन भी इस टॉपिक से नहीं बनेगा। एक लॉजिक याद रखना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। बिल्कुल, टेम्परेचर लॉस हो रहा है, इसको टेम्परेचर कम होना बोलो, बोल के देखो हीट एमिट ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर का फॉल होगा। हमने हर केस में क्या माना हुआ है कि हमारा टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो हीट का लॉस होगा, तो हीट का लॉस होगा तो टेम्परेचर का भी फॉल होगा। मैं कह रहा हूं बड़ा सिंपल सा बात कि इफ अगर मेरा एमिशन का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर मस्ट फॉल, टेम्परेचर मस्ट फॉल। तो क्लियर बात है ना, तो क्लियर बात है, टेम्परेचर को फॉल करना ही पड़ेगा। इज दिस क्लियर बच्चों? आई होप। बस एक बात का ध्यान रखना कि टेम्परेचर किसी हालत में केल्विन में जाना चाहिए। लेट्स ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन जो होता है वो बहुत थोड़ा थ्योरेटिकल कैलकुलेटिव टाइप होने वाला है। देखते हैं क्या होता है, अपने से बनता है कि नहीं बनता है। तो हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास है, लेट्स ट्राई दिस। लेट्स ट्राई दिस। देखते हैं क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं और उसी हिसाब से बात करते हैं हम लोग। खाली आप क्वेश्चन को पढ़ो, खाली इस तरह क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको, बस उसका टर्म्स गिवन डेटा भी आपने लिख लिया ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा करना क्या है इसमें। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये फॉर्मूला याद है और डेटा लिख लिए, काम खत्म है क्वेश्चन में। हर चीज आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में। कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से सब कुछ लिखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यू डोंट नीड एनी वन। जस्ट नोट डाउन द गिवन डेटा। अनडाउटेबली आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, यू कांट डू एनीथिंग।
अभी हमारे पास एक आंसर आ चुका आया है अभी, फर्स्ट आंसर वी हैव 2। पहला काम गिवन डेटा क्या आप लिख सकते हैं, फोकस करें इस पे। थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा ज्यादा इसमें, गेट रेडी फॉर इट। आई होप हमने डेटा सारा लिख लिया है। ऑब्वियसली अंशु, सारे कोई यूनिट कन्वर्जन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिट कन्वर्जन करने से ही ना बाद में के कैलकुलेशन आपके सॉर्ट आउट होंगे थोड़े से। अंशु लुकिंग फाइन, देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, इस बात का ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ एमिशन तो नहीं पूछ दिया है, तो नहीं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछा है, तो बच सकते हैं आप। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछा है, यानी आपको भी पता है नेट रेट पूछा है, तो दैट इज इक्वल टू ए ई सिग्मा। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते अभी सिवाय कैलकुलेशन के, तो कैलकुलेशन पे ही फोकस करिए। मैं बता नहीं रहा हूँ, यही काम आपको भी करना है, मुझे भी करना है। एक मेयर कैलकुलेशन है सिर्फ, कि आप स्मार्ट कैलकुलेशन करके एंड तक पहुंच सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू है, कई लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। आई होप कि आप पूरा कैलकुलेटर नहीं लगा लिया हो, कैलकुलेटर मत लगा लो बस खाली इसमें। इतने बड़े कैलकुलेशन को देख के लालच आता है, लेकिन एग्जाम में तो खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक 11 लोगों ने रिप्लाई किया, इसमें 10 का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सब लोग गोइंग विद द फॉर्मूला, बट आई जस्ट एक्सपेक्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग बच्चों कि आप लोग कैलकुलेशन खुद से करो, बिकॉज ये लालच वही है कैलकुलेशन करने वाला। आई डोंट थिंक इसमें कोई लॉजिकली यू वुड फेल। यहाँ पे आप कैलकुलेशन वाइज आप शॉर्टकट लगा के फेल हो सकते हो सिर्फ। लेट्स गो अहेड, लेट्स सी। मैं तो सबसे पहले अपने पावर को एक जगह करता हूं, मेरा तो बहुत क्लियर है, 5.67 इंटू 0.4 इंटू 2। अब मेरा पावर ऊपर में कितना है, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -4 और एक 0 10 टू द पावर 2 ले लिया। अब ये 8 टू द पावर 4 -3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर, ये 10 टू द पावर 8 इसको भी ले लेंगे, 10 टू द पावर 2 का 4 कितना आएगा, 10 टू द पावर 8 कैंसिल कर लेंगे हम लोग। तो ये ऑलमोस्ट जा रहा है 8 का, 8 टू द पावर 4 लिख लो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। आई नो अप्रोक्सीमेटली यू आर गोइंग राइट, जस्ट कैलकुलेट बाय योर ओन, इतना मैं कह रहा हूं बस। कैलकुलेट करो, 182 के आसपास ही आएगा। मैं कैलकुलेशन को थोड़ा कर रहा हूं कि इजी कैसे कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरा पावर पावर कैंसिल हो गया, तो मेरा पावर में खाली अब बच रहा है 10 टू द पावर -4 इंटू 2, तो -2 बच रहा है मेरे पास पावर में। ठीक, मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में बच रहा है 5.67 इंटू 0.4 इंटू 2 0.8, और 8 टू द पावर 4, 8 टू द पावर 4 -3 टू द पावर 4, ये लगभग आ जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो अगर 8 टू द पावर 4 -4 टू द पावर 4 निकालना, 3 टू द पावर 4 निकालना, तो वी कैन डू 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, कैन बी डन विद 64 और 9, इट्स 73 into we can have 64 minus 9 is equal to 55, 73 into 55, 73 into 55 we can calculate। 4015 नहीं आएगा, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू आएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू आएगा 182 समथिंग जूल के आसपास। बच्चों आई होप सबको ये क्लियर होगा। ये
ये देखो पुलकित क्या कह रहा है, सर प्रॉपर कैलकुलेशन किया कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर ही लगा दिया तो फिर मेहनत अपना गया ना। लॉजिकली आई होप सब लोग क्लियर हो, आई होप आप लॉजिकली क्लियर हो, ठीक है। लॉजिकली क्लियर होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन तो और भी तरह के आएंगे। कैलकुलेशन वाला तो मेहनत करना होगा, कर लेना, ठीक। एग्जाम में अब 4 नंबर मिल रहे हैं मेहनत करके तो क्यों ना करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप सब लोग अब कैलकुलेशन, मेरे कैलकुलेशन को तो नहीं देख रहे हो कम से कम स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करें। करेक्ट आंसर वाज सी। मैं पहले बता दूं, करेक्ट आंसर वाज सी इन दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर वाज सी। लगभग 23 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 23 ने सही रिस्पॉन्ड किया, एक का गलत सिर्फ आया था। बच्चों इसको क्वेश्चन को देखें एक बार। आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप कॉमन सेंस लगा के करोगे क्वेश्चन को। कॉमन सेंस वुड बी रिक्वायर्ड। जो रेडिएट्स का मतलब आप एमिट्स भी समझ सकते हो, यहां पे क्वेश्चन में रेडिएट्स का मतलब आप एमिट्स भी समझ सकते हो। आई होप देखते हैं। यही सब क्वेश्चन आ सकता है बहुत ज्यादा। दो आंसर आया हमारे पास। ये लॉजिकल सवाल है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है ये। बिल्कुल सही है मधुरेंद्र, पर पावर रह गया। नहीं पर मधुरेंद्र तुमको इसमें ना लॉजिकली ठीक जा रहे हो, लेकिन आपने दो गलतियां की हैं इसमें। एक तो आपने वो फॉर्मूले में रिवर्स किया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या था। हाँ पावर वाला तो एक प्रॉब्लम है, और दूसरा है कि रिलेशनशिप को गौर से देखो, ये आपने इनवर्स किया है, एक्चुअली होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस पे ध्यान दो एक बार। Still want to give you some time, 2 minutes more बच्चों, give your time। अभी तक बच्चों 10 रिस्पॉन्स आए हैं आपके में से। हम माई से 5 लोगों का आंसर सही है। स्टिल गिविंग यू सम हिंट, अगर कोई कुछ हिंट दूं अगर आप लोगों को, तो मैं आपको बोलूंगा dq by dt
रेट ऑफ एमिशन की बात करो, रेडिएशन की बात करो, तो क्या है ये ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4 है। आपको रेट ऑफ एमिशन तो बोला, पर यूनिट एरिया की बात हो रही है। एरिया तो क्या हो जा रहा है ये E इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। मटेरियल सेम रहेगा तो E सेम रहेगा, और सिग्मा तो हमेशा ही सेम है। यानी मैं रेट की बात करूं, यहां पे जो रेट दे रहा है वो दिया जा रहा है E इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। तो एक बात तो तय होनी चाहिए बच्चों की रेट ऑफ एमिशन R1 बाई R2 अगर बोले, जो कि मधुरेंद्र भी बोल रहे थे आप, R1 बाई R2 मस्ट बी इक्वल टू E इंटू सिग्मा इंटू T1 टू द पावर 4 बाई E इंटू सिग्मा इंटू T2 टू द पावर 4। भाई रेट ऑफ एमिशन दिया हुआ है, तो अगर आप बोलोगे कि R1 कितना होगा, इसमें तो दो पार्ट होंगे, इसके दो टेम्परेचर पे बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे R1, क्या लिखेंगे हम R1 लिखेंगे E इंटू सिग्मा इंटू T1 टू द पावर 4। या पहला T1 कितना है तो लिख लो यहाँ पे, T1 अपना कितना आया था, T1 227 था, तो 500 केल्विन हो जाएगा। तो ये लिखोगे ना E इंटू सिग्मा इंटू 500 टू दी पावर 4। और अगर मैं बात करूं रेट 2 की बात करूं दूसरे वाले केस की, तो लिखेंगे E इंटू सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4। क्या लिखेंगे E इंटू सिग्मा, और ये 1000 केल्विन है तो कितना हो जाएगा 1000 टू दी पावर 4। तो T2, क्योंकि हमारा T2 कितना है 1000 केल्विन है। बोलिए क्लियर है बच्चों? हमारे पास काफी लोग के सही आंसर आ चुके हैं। अब तो R1 बाई R2 है, तो E और सिग्मा तो काटो खाली, T1 टू दी पावर 4 यानी कितना है 500 टू दी पावर 4 बाई 1000 टू दी पावर 4। 500 बाई 1000 होता कितना है 1/2 होता है टू दी पावर 4। इसका मतलब है बच्चों R1 का वैल्यू दिया हुआ है अपने पास 5, R2 का वैल्यू नहीं पता है, इक्वल्स टू 1 बाई कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 16। तो R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? क्या ये सबको क्लियर है? मैं कह रहा हूं सिंपल रेशियो का डिवीजन था, टेम्परेचर बदलने पे रेट ऑफ एमिशन में क्या फर्क पड़ेगा। लॉजिकली क्या है कि वो टी टू दी पावर 4 पे डिपेंड करेगा। हमने गौर से देखिए तो केल्विन स्केल में देखें तो टेम्परेचर को 500 से 1000 की यानी 2 डबल किया है। तो अगर डबल करेंगे तो हीट का एमिशन कितना होगा 2 टू दी पावर 4 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा 80। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? बना नहीं, बट यू हैव टू थिंक अबाउट द लॉजिक दैट वी यूज्ड। दो सवाल आ सकते हैं, एक रेट ऑफ रेडिएशन और रेट ऑफ नेट रेट ऑफ हीट लॉस। नेट रेट ऑफ हीट लॉस के लिए दोनों चाहिए होगा अपने को टेम्परेचर, रेट ऑफ रेडिएशन के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर चाहिए होगा। आस्था पूछिए। सर वहाँ रेशियो कैसे लिए नहीं समझ में आया। रेशियो कैसे लिए मतलब आस्था फिर से सवाल पूछिए, मैंने क्या सर किया? वो आप जैसे आप dq बाई ए डी टी इक्वल टू ई सिग्मा टी का पावर 4 के नीचे किए है ना। मैंने एरिया क्यों लाया पहला मैं बता देता हूं आपको। एरिया इसलिए लाया कि रेट ऑफ जो हीट दिया उसमें कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। गौर से देखिए, क्या ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है क्या? यस सर। मैंने एरिया को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो क्या अब ये रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम था, क्या ये पर यूनिट एरिया भी हो गया क्या? यस सर। तो इसीलिए मैंने इसको रेट लिख दिया क्योंकि वैल्यू तो 5 कैलोरी इसी की है ना, 5 कैलोरी एरिया के साथ थोड़े होता। क्वेश्चन में ये पर यूनिट एरिया डाल देने की वजह से मैंने ले लिया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया एरिया वैसे भी कैंसिल हो जाना था। वो तो बॉडी तो वही है ना, तो बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो एरिया क्या हो जाता कैंसिल हो जाता। क्लियर है बच्चों? शायद ठीक था 80 था। आई होप कि ये आप जल्दी से कर लोगे। आप ये क्वेश्चन मुझे जल्दी चाहिए इसका आंसर, इसमें टाइम मत लगाना, अभी वाले लॉजिक पे ही आसान आसान क्वेश्चन लिखेंगे। इसका आंसर थोड़ा जल्दी कर दो, बस टाइम बचा लो थोड़ा सा, जल्दबाजी मत करो अब।
7 में से 3 लोगों का आंसर अभी तक सही आया है। मंतशा हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर रहा हूं मंतशा, बोलिए मंतशा। डाउट था मंतशा? ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी तक 20 में से 13 लोगों ने सही आंसर दिया। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है सबके आंसर सही आ रहे हैं। कौन सा मतलब क्या वेरिएबल है ना, बताओगे क्या जल्दी से थोड़ा सा? रितु, रितु आपका आंसर क्या है मुझे देखना पड़ेगा। रितु आपने क्या आंसर दिया है? रितु आंसर आपको बताना पड़ेगा कि वो पोल में सबका आंसर एक साथ आता है। पोल में ये नहीं आता है किसने क्या आंसर दिया, वो चैट में ही आता है। रितु ठीक है, ये केल्विन बहुत जरूरी होगा यहाँ पे। मैंने गलती किया, मेरी गलती। 280 होना चाहिए यहाँ पे, 300 लिखा है मैंने। 280 केल्विन होगा, 280 केल्विन, और ये 560 केल्विन। ठीक है। रेट ऑफ रेडिएशन सबको पता है। रेट ऑफ रेडिएशन क्या होता है? रेट ऑफ रेडिएशन यानी डी क्यू बाई डी टी ए ई सिग्मा टी टू दी पावर 4 होता है रेट ऑफ रेडिएशन। अगर कोई बोले कि R1/R2, मधुरेंद्र आपका क्या आया? वो 16 तो आ रहा है ना मधुरेंद्र, हो तो गया, अब क्या चाहिए? R1/R2 अगर कोई बोलेगा, मैं बोलूंगा ए ई सिग्मा टी टू दी पावर 4 बाई ए ई सिग्मा टी टू दी पावर 4। गया गया। T1 कितना है? 280, 280 का 4 टू दी पावर 560 का 4, 1/2 का पावर कितना हो जाएगा? 4, यानी 1/16। इजंट दिस क्लियर? सबको क्या रेशियो 16 नहीं आ रहा है क्या? क्या सबको रेशियो जो है वो क्या वो 16 नहीं आ रहा है क्या? भाई 280 है और 560 है, 280 और 560 का रेशियो कितना होगा? 1/2 टेम्परेचर का। रेट ऑफ रेडिएशन का मतलब रेट ऑफ एमिशन बोल रहा है, ए सिग्मा टी टू दी पावर 4। बोलिए क्लियर है क्या? रेट ऑफ रेडिएशन का मतलब है रेट ऑफ एमिशन। रेट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला होता है ए सिग्मा टी टू द पावर 4। बॉडी सेम, एमिसिविटी सेम, सिग्मा सेम, एरिया सेम, सब कुछ बॉडी तो सेम ही है। तो खाली टेम्परेचर का बस चेंज हुआ है, तो टेम्परेचर के स्केल पे कैसे डिपेंड करेगा? नहीं निकाल लेंगे। आई होप बच्चों सबको ये क्लियर हो रहा होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? केल्विन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बच्चों, बिकॉज अगर केल्विन पे आपने ध्यान नहीं दिया तो इट वुड बी बिग लॉस। सेल्सियस पे नहीं होगा आपका, उस हिसाब से आंसर ये आ जाना चाहिए था बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मुझे सबका आंसर चाहिए इसमें। जस्ट वांट एवरीवन टू रिस्पॉन्ड टू दिस। निशांत जागे हुए हो ना? निशांत आर यू देयर? चलो निशांत ट्राई करो, निशांत बन जाएगा।
just sharing it again, just sharing it again. Done. चलो मैं दोबारा पोल लॉन्च कर देता हूं, आप ट्राई कर लो। अंदशा देखते हैं आंसर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आंसर मैच इसलिए नहीं करेगा बिकॉज वो पावर में होगा, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो है नहीं इसका, डायरेक्ट आंसर तो इसका है नहीं, इसमें तो पावर में जाना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही है मधुरेंद्र, रिलेशनशिप आपका ठीक है, जस्ट यू हैव टू गो विद कैलकुलेशन। आपको देखना पड़ेगा कि शुरुआती टेम्परेचर कितना था आपके पास, शुरुआती टेम्परेचर था आपके पास 727, यानी इट्स 1000 केल्विन, 1000 केल्विन। T2 आपको नहीं पता है, T2 आप मान लो कुछ भी, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको पता हुआ है कि टेम्परेचर को डबल, रेट ऑफ रेडिएशन डबल होना है, यानी 2 into R1। तो R1/R2 कोई भी लिखेगा, R1/R2 कोई भी लिखेगा, तो वो क्या लिखेगा, T1 to the power 4 by T2 to the power 4। देख लेते हैं बच्चों, आप लोग आंसर आए हैं R1/R2। R1/R2 बहुत क्लियर है कि R1/R1 R2 = 2R1 लिखे तो ये 1/2 हो जाना है। T1 कितना होता है, 1000 to the power 4 by T2 to the power 4 है। तो ये सारी कहानी आके रुक रही है T2 to the power 4 equals to 1000 to the power 4 into 2। मैं गलत नहीं हूं तो आप यहां पे मामला फंस रहा होगा, T2 equals to 1000 तो ठीक है, into 2 to the power 1/4, if I am not wrong, if I am not wrong, यहीं पे आके मामला फंस रहा है। अगर आप गौर से देखो तो इसमें यही तो था, रेट ऑफ एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो R1/R2 equals to T1/T2 to the power 4। अब बात आती है कि 2 to the power 1/4 कितना होगा, ये एक पॉइंट है। मैं ऐसे कहूंगा 2 to the power 1/4 को मैं लिखूंगा √2 का पावर √2। √2 होता है 1.414, √2 होता है 1.414। ये 1.414 1.1 और 1.2 के कुछ बीच में है ये, तो मैं अंदाजतन भी लिखूं अगर इसका वैल्यू, तो ये 1.1 तो रहेगा, 2 से कम है, 1.12 के करीब है, तो 8 या 9 कुछ भी लिख दिया हमने, 1.1 और 1.2 के बीच में। तो इस लिहाज से देखें तो T2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, 1000 इंटू कितना हो जाएगा, 1.18 इक्वल्स 1180 केल्विन। अप्रोक्सीमेट बोला लेकिन आंसर तो मैच कर गया मेरा, मैंने अप्रोक्सीमेट बोला फिर भी मेरा आंसर क्या हो गया, मैच कर गया। कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए। मैंने अप्रोक्सीमेट लिया, ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं कि मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया, पर अंदाजा तो लगाएंगे एक वैल्यू पे ही ना। क्या बच्चों क्लियर है क्या, ये टेम्परेचर के पावर पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूरा का पूरा स्टीफेंस लॉ का जो मेजर है ये पावर पे ही खेलेगा, आपसे पावर पे ही पूछना चाहेगा ये। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, हाउ टू ऑपरेट विद पावर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत क्लियर है कि रेट ऑफ एमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू दी पावर 4। एग्जैक्ट आ गया होगा, बढ़िया है कि कैलकुलेट आपने किया होगा, 1.414 का 414 का शायद आपने रूट प्रॉपर निकाला होगा, इसलिए आंसर एग्जैक्टली आया। नहीं श्रेया उतना नहीं आएगा, बट आंसर के करीब भी देखो ना कौन सा जा रहा है। ठीक है बच्चों इसी को खत्म करते हुए हम लोग अपने एक लास्ट आज के टॉपिक पे बढ़ेंगे, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब ध्यान दीजिए। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की हम बात कर रहे हैं। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें पहले से रिकॉल करना पड़ेगा हम लोग को। वो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ यहाँ पे एक सिंपल सा बॉडी, सिंपल सी बॉडी।
बच्चों मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखवाऊंगा नहीं, पहले इसको प्रूव करूंगा तब जाके इसका स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। तो मान लीजिए मैंने एक बॉडी लिया और इस बॉडी के सारे एस्पेक्ट्स को हम पहले ही लिख देते हैं। बॉडी के सारे एस्पेक्ट्स क्या क्या है बच्चों? तो ए बोले तो है एरिया, या इसको सरफेस एरिया भी कह सकते हो। टी, टी इज बेसिकली टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टी नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बिल्कुल स्टीफेंस लॉ की सारी चीजें आएंगे बच्चों, थोड़ा चेंज आएगा, सराउंडिंग। ठीक है, ठीक बच्चों मैं थोड़ा सा ऐसे ले रहा हूं कि मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं कि मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है? टी है। मेरे बॉडी का कितना टेम्परेचर है? कुछ टी, या मेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? टी नॉट है। और मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा है, तो टी नॉट प्लस कितना ले लिया? डेल्टा टी। यानी सराउंडिंग के बॉडी के टेम्परेचर को क्या ले लिया हमने? टी नॉट प्लस डेल्टा टी। क्लियर है? यानी एक लिया है बॉडी का टेम्परेचर और दूसरा लिया सराउंडिंग का। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 10 केल्विन लिया है तो बोला कि 10 से थोड़ा सा ज्यादा है बॉडी का टेम्परेचर। क्लियर है? अब इसके बाद मैंने क्या ले लिया है? इसके बाद मैंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं, वो क्या क्या है? वो है ई। ई बोले तो क्या हो गया? एमिसिविटी। ठीक है, सिग्मा अपने को पता है क्या है? एक एस लिख देता हूं, एस बोले तो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। क्लियर बच्चों? तो ये पूरी की पूरी कहानी। और अगर मैं याद करवाऊं आप लोगों को बच्चों, अगर मैं आपको याद करवाऊं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था हमने कि हमने पढ़ा था रेट ऑफ कूलिंग। एक टर्म यूज किया था, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला बताया था dt is equal to a e sigma by ms t to the power 4 minus t naught to the power 4। यही फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, a e sigma by ms t to the power 4 minus t to the power 4। मैं बस बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहता हूँ, एक माइनस साइन लगाना चाहता हूँ। बच्चों माइनस साइन का मतलब समझो। माइनस साइन क्या कहता है कि टेम्परेचर जो है वो हमेशा फॉल ही कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे एक साइन क्या लगता है? नेगेटिव, बिकॉज इट ऑलवेज एक्सप्रेस द फॉलिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को फॉल करते हुए दिखता है ये। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा रेट ऑफ कूलिंग। अब रेट ऑफ कूलिंग में मैंने क्या लिखा कि टी का वैल्यू एक काम कर देते हैं, पुट कर देते हैं, टी का वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं इक्वेशन को थोड़ा अब आगे लेके जाना चाहता हूं। dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस ए ई सिग्मा बाई ms t naught plus delta t, t naught plus delta t to the power 4 minus t naught to the power 4। मैंने बस कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई किया। यह सिंप्लीफिकेशन आपको कई जगह पे लेके जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? माइनस ए ई सिग्मा बाई ms मैंने क्या किया कि t naught to the power 4 को कॉमन ले लिया। क्या बन के आ गया इससे? तो टी नॉट को पावर 4 कॉमन लिया, तो ये तो क्या हो गया? 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट टू द पावर 4 माइनस 1। बड़ा रिलेशनशिप आया, dt बाई dt। बच्चों गौर से देखिए, अगर यहां पे, तो यहां पे क्या आ रहा है मेरे पास? as टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल हो जाएगा दोनों के, टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेल्टा टी जो है वो टी नॉट के कंपैरिजन में काफी छोटा है। डेल्टा टी अगर टी नॉट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो याद करिए बाइनोमियल एक्सपेंशन।
याद करिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, मेरे पास कितना है 1 प्लस डेल्टा टी टू दी पावर टी नॉट टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, क्या सीधा सीधा 1 प्लस 4 इंटू डेल्टा टी बाई टी नॉट नहीं लिख सकते हैं हम लोग? 1 प्लस एन एक्स, बिल्कुल सही हर्ष, बिल्कुल सही। तो यही अपने को काम आएगा। मैं पूरा डेरिवेशन करा देता हूं पहले, अब लिख लेना, लिखने का मौका दूंगा मैं। तो बच्चों गौर से देखिए, मैंने क्या लिखा कि dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस ए ई सिग्मा बाई एम एस टी नॉट टू दी पावर 4 1 प्लस 4 इंटू डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस 1, खत्म। 1 1 चला गया, 1 1 चला गया, क्या बचा मेरे पास? माइनस ए ई सिग्मा बाई एम एस इंटू 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट और टी नॉट टू दी पावर नीचे ऊपर में 4 था, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा। हियर इज द फाइनल फॉर्मूला बच्चों, हियर इज द फाइनल फॉर्मूला, dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस ए ई सिग्मा, 4 भी लगा देते हैं आगे, 4 ए सिग्मा बाई m इंटू एस डेल्टा टी। बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है, और टी नॉट टू दी पावर क्यूब, थोड़ा इसको साफ साफ खुद से लिख देता हूं मैं, एक बार रिपीट कर, मैं फिर से लिख देता हूं पूरे टर्म्स क्या क्या आ गए। बड़ा टर्म जरूर है, आपके काम का चीज कुछ नहीं है इसमें, अभी भी काम का चीज मेरे नहीं मिला है मुझे, मैं काम की चीज आपको बताऊंगा क्या है। माइनस 4 ए ई सिग्मा टी नॉट टू दी पावर क्यूब बाई एम एस इंटू डेल्टा टी। बच्चों जल्दी से इसको एक बार आप लिखो, पहले कहानी तो अब समझाऊंगा इसके बाद। जितना हमने डेरिवेशन किया, अभी न्यूटन के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, न्यूटन ने क्या किया इसमें, अभी तो स्टीफेंस लॉ को ही आगे बढ़ाया हमने। बच्चों जल्दी से इसको लिख लो साफ साफ, आखिरी जो पॉइंट है इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। डेरिवेशन लिख लो, क्वेश्चन तो हम अगले दिन करेंगे इस पे, लेकिन पूरा समझ लेना है आखिरी तक बस। मैंने कुछ नया नहीं किया है, मैंने बस खाली इतना ही बोला है कि जो सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट रखा है, बॉडी का बोला कि थोड़ा टी नॉट से ज्यादा होगा, कितना होगा? तो टी नॉट प्लस डेल्टा टी टू दी पावर 4। और इसमें सारा कंसिडरेशन बहुत क्लियर है कि टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है। स्टीफेंस लॉ में कोई कंसिडरेशन नहीं था, लेकिन यहां हमने कंसिडरेशन लिया कि टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम लिया हमने। हमने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया हमने इसमें। I've not drawn any conclusion. मृगांक कंपेरेबल होगा हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे, इस बात को देखो रिलेशनशिप में। मैं एग्जांपल देता हूँ मृगांक, मान लो तुमने 10 बोल दिया, मैंने आपको कह दिया कि 10 मेरा डेल्टा टी है, ये कंसिडरेशन में टेम्परेचर डिफरेंस 10 केल्विन होना चाहिए, लेकिन अगर टी नॉट भी 10 केल्विन होगा तो क्या ये बात सही है? क्या लॉजिक क्या है कि आपका ये जो डेल्टा टी है वो टी नॉट से काफी कम होना चाहिए, कम से कम 100 टाइम्स 1000 टाइम्स कम होना चाहिए, तब जाके आप इस कंसिडरेशन को लेते हो। अदरवाइज कोई ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, स्टीफेंस फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है वही लगाओ। इस तरीके का लॉजिक का एक ही मतलब है कि दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो एज कंपेयर टू ओरिजिनल टेम्परेचर।
आस्था आते हैं, सही बात कह रहे हो आस्था, लेकिन मैं उसी को बताऊंगा अभी। बच्चों लिख लो तो सही, यस, सो दैट वी कैन मूव अहेड। हमारा लास्ट एक एंड कंक्लूजन करना है अपने को, और हम टॉपिक एंड कर देंगे आज का। लेट्स सी बच्चों, यहीं पे हमारा काम आया न्यूटन का। न्यूटन ने यहीं पे बड़ा गेम किया, और न्यूटन ने कहा कि देखो रेट ऑफ या कूलिंग जो होता है, न्यूटन ने कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट, मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट। बच्चों मैं अब स्लाइड दूंगा, अब रुक जाओ, समझ लो पहले, अब विवेक समझ लो पहले। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट rate of cooling of a body is directly proportional to temperature difference between body and surrounding, ये जो न्यूटन ने जो लॉ दिया, ये स्टीफेंस लॉ का एक प्रूफ ही तो है। ये न्यूटन का जो लॉ दिया है कुछ अलग तो है नहीं। न्यूटन ने क्या कहा कि जो रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, एंड यहीं से मेरा आ गया रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल dt by dt इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस k टाइम्स डेल्टा टी। दैट्स एंड। ये पूरा का पूरा जो हमने कहानी लिखा, पुलकित क्या कहना चाहते हो? भाई लिखने का मौका दे रहा हूं, डोंट मेक दिस फालतू कमेंट्स। क्लास में मजाक नहीं चल रहा है, क्लास में। डोंट मेक मी एंग्री फालतू में। सुन लो एक बार ध्यान से, आई वुड गिव यू सफिशिएंट टाइम टू नोट डाउन। समझ लो पहले बच्चों, मैंने क्या कहा, ध्यान दो। मैंने आपको इतना कहा कि जो पूरा का पूरा हमने कंक्लूजन किया, यही काम न्यूटन का भी था। न्यूटन ने भी यही कंक्लूजन निकाला कि पूरा रेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, वो निकाला। और कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये था कि जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। लेकिन बच्चों इस बात का खास ख्याल रखें, न्यूटन्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं है। ये तभी वैलिड है जब टेम्परेचर का डिफरेंस स्मॉल हो। तो यहां पे आप गौर से देख सकते हो कि यहां पे रिलेशनशिप हमने निकाला है। हम न्यूटन लॉ का स्टेटमेंट जो है हम वो लिख सकते थे पहले और सीधे सीधे प्रूफ क्वेश्चन पे जा सकते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि न्यूटन लॉ इज जस्ट ए कंक्लूजन फ्रॉम स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ का एक जस्ट कंक्लूजन है न्यूटन लॉ, और कुछ नहीं है। तब कब का? जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल हो। बच्चों यहीं से अगले दिन क्लास शुरू करूंगा। मैं नोट्स तुरंत अपलोड कर दे रहा हूं, चेक कर लो, लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नोट्स तुरंत अपलोड कर दे रहा हूं, और अगले दिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ही स्टार्टिंग इसी पॉइंट से शुरू करेंगे। इसी पॉइंट dt by dt से ही शुरू करूंगा अगले दिन। ठीक है? तो आज मैं बस प्रूफ किया कि जो न्यूटन का लॉ था इज नथिंग बट ए कंक्लूजन ऑफ स्टीफेंस लॉ। ठीक है? यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के खाली स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन कर सकते हैं आगे। बट कहां से आया है आपको समझ में आ गया। श्रेया, होमवर्क की बात कर रहा हूं, होमवर्क मैं ग्रुप पे अपलोड कर देता हूं, डोंट वरी। ठीक है? सैटरडे आज आपको एक दिन टाइम भी मिलेगा करने को। ठीक है? सो बच्चों मैं आपको नोट्स अभी तुरंत, यू विल गेट इन 5 मिनट्स।
विवेक जो लिखने का बचा हुआ है 5 मिनट में नोट्स ले लो और लिख लो इसको। अपलोड कर रहा हूं मैं। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।